Hello, good afternoon, everyone. This is Ekta Agrawal. I'm a senior mentor at Tripwire. So today we'll be doing the editorial analysis for 23rd of June. So let's begin. So today we have only one major article, and in fact, वो बहुत important है क्योंकि it's about the Israel and Iran conflict. Now इसमें एक बहुत बड़ा development हुआ है, right? Which is unfortunate for the global world, right? Plus India. So let's see it in detail. राइट तो अभी आज का कॉन्टेक्स्ट क्या है कि यूएस ने 3 ईरानियन साइट्स पे बॉम्बिंग की। अब ये जो बॉम्बिंग हुई है ये यूएस कांग्रेस के अप्रूवल के बिना हुई है, सबसे पहली बात। ना ये वॉर जो चल रही है इट्स बिटवीन इजराइल एंड ईरान, ओके। बट यहाँ पर यूएस बॉम्बिंग कर रहा है ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पे। तो जो एक दो कंट्रीज के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट थी, अब वो दो कंट्रीज के बीच का इशू नहीं रहता है, बल्कि अब वो एक रीजनल इशू बन चुका है। एंड रीजनल ही नहीं, क्योंकि ईरान के पार्लियामेंट ने एक अप्रूवल दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वो ब्लॉक कर देंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वही चोक पॉइंट है जिससे अराउंड ग्लोब की 20% ऑयल सप्लाईज पास होती है। एंड यस, इंडिया की भी ऑयल सप्लाईज वहां से पास होती है। सो ऑयल ट्रेड पे इट्स गोइंग टू बी अ मेजर इम्पैक्ट, एंड इसी वजह से ये रीजनल भी नहीं बल्कि अब एक ग्लोबल इशू बन चुका है। सिर्फ ऑयल ट्रेड की बात नहीं है। इंडिया की मेजर डायस्पोरा, अगर मैं नंबर्स में बात करूं तो इट्स मोर देन 8 मिलियन कि दे लिव इन दीज रीजन्स, ईरान, इजराइल एंड द अदर मिडिल ईस्टर्न रीजन। सो उनकी सिक्योरिटी भी अब इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न बन चुका है। ऑयल ट्रेड, एनर्जी सिक्योरिटी, रीजनल स्टेबिलिटी एंड डायस्पोरा की सेफ्टी, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्या ये सही है? Okay, is it right that US is getting involved to this extent without the approval of its institutions? Okay, should US do like this? Or is it most importantly global institutions कहाँ पर हैं? What is United Nations Security Council doing in this? Right? So these are the big questions we are going to discuss today. But उसके पहले मैं आपको एक context दे देती हूँ कि ईरान और इसराइल के बीच में ये conflict चल क्यों रही है, इसका मेन रीजन क्या है। तो आपने पहले भी आई थिंक इंटरनेशनल रिलेशंस में पढ़ा होगा, there's a major divide in Middle East, or a major divide है that Shia and Sunni. Okay, now some countries are the Shia based, but the other countries they are tilted towards this Arab Sunni, right? तो इनके बीच में एक सेक्टेरियन डिवाइड है, एंड ये सेक्टेरियन डिवाइड की वजह से अदर एरियाज में भी हमें ये कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मिडिल ईस्ट में कोई भी वॉर डायरेक्ट नहीं है। ऑल दी वॉर्स आर एक्चुअली प्रॉक्सी वॉर्स। प्रॉक्सी वॉर्स का क्या मतलब होता है? प्रॉक्सी वॉर्स का मतलब होता है कि दो कंट्रीज जिनके बीच में वॉर चल रही है वो डायरेक्टली नहीं लड़ेंगे, बल्कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कंट्री ए है एंड कंट्री बी, इजराइल इज देयर एंड ईरान इज देयर। नाउ हिजबुल्ला, ओके, हिजबुल्ला इन लेबनान, ओके, एंड गाजा में द अदर मिलिटेंट ग्रुप्स आर ऑपरेटिंग, तो उनको ईरान इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है थ्रू कैश, ओके, एंड वेपन्स, and they are creating a terror for Israel. Similarly, Israel doesn't want कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी डेवलप हो, इंडिया के ईरान के पास न्यूक्लियर पावर डेवलप हो। So they are supporting the opposite groups in each other's countries, and in this way ये प्रॉक्सी वॉर कंटिन्यू रहती है। Now इस वक्त जो कॉन्टेक्स्ट चल रहा है इसमें अगर हम ब्रॉडली देखें कि दो कंट्रीज के बीच में क्या रीजंस है, ये ऐसा नहीं है कि आज ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है, इनके बीच में प्रॉब्लम्स पहले से चल रही हैं। सबसे पहली चीज, हमने सुना ही होगा कि किसी एक रीजन में दो बड़े पावर्स नहीं रह सकते। इट्स वेरी हार्ड, राइट? सो इजराइल चाहता है कि मिडिल ईस्ट में उसका डोमिनेंस हो, एंड इट फॉर दैट इट वांट्स दैट कि ईरान के पास न्यूक्लियर पावर ना हो, राइट? दैट इज द फर्स्ट रीजन, एंड इसमें सपोर्ट करता है, there's a US support has always been little tilted towards Israel. That's the first thing. एंड सेकेंड इसी से आता है जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव अग्रीमेंट, राइट? जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव अग्रीमेंट में क्या हुआ, दैट वाज गोइंग ऑन ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज, राइट? इनके न्यूक्लियर साइट्स जो थी, न्यूक्लियर एनरिचमेंट, उसको कंट्रोल करने के लिए डील्स चल रही थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो सक्सेसफुल नहीं रही, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट इज क्लेम्ड, राइट, बाय international nuclear agencies that Iran has reached an enrichment of about 87%. Okay, that's quite close to the weapons grade, that is 90%. That's the first thing. तो इसराइल को अपना डोमिनेंस चाहिए, एंड फॉर दैट ईरान का पावरफुल होना इसराइल के लिए सही नहीं है। ओके, दैट्स द फर्स्ट थिंग। एंड डेफिनेटली ईरान अपनी सिक्योरिटी भी देखेगा।
ईरान अपनी सिक्योरिटी और अपनी पावर के लिए इट वांट्स दैट कि अपनी न्यूक्लियर एनरिचमेंट, न्यूक्लियर फैसिलिटीज को वो स्ट्रॉन्ग करे, सो दैट इट होल्ड्स द डोमिनेंस इन द रीजन. So this is the main conflict between the two countries, the dominance. कि regional power कौन है, regional player कौन है यहाँ पर, right? So we'll see this topic in further detail. हम देखते हैं कि आज के editorial में क्या चीजें discuss की हुई हैं, right? I gave you an overview. Now let's see it in detail, right? So here, as you can see, the article says that Iran parliament ने Strait of Hormuz को close करने की बात की है, right? स्टेट ऑफ हॉर्मस क्या है, राइट? पर्शियन गल्फ को कनेक्ट करता है गल्फ ऑफ ओमान से, एंड वर्ल्ड की 20% ऑयल सप्लाईज यहाँ से पास होती है. नाउ व्हाट आर द कॉजेस ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट? ईरान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम एंड उससे रिलेटेड जो वेस्ट में सस्पिशन है. ओके, नाउ फॉर एग्जांपल जैसे आईएईई की रिपोर्ट कहती है कि 83.7% प्योरिटी तक ईरान ने न्यूक्लियर एनरिचमेंट कर लिया है. ओके, दैट इज यूरेनियम एनरिचमेंट, and this is close to weapons grade of 90%. Secondly, as I mentioned, JCPOA has been an unsuccessful thing. It has completely collapsed. By 2015 में ये साइन तो हुआ था, but ये collapse हो चुका है. And this was what? उसके बाद से ईरान ने अपनी यूरेनियम एनरिचमेंट को कंटिन्यू किया हुआ है. And this has been a cause of concern for the Western powers like the European countries like France, Germany, UK, Russia, China, etc. Right? It has already been installed. नेक्स्ट, प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स. इसराइल ईरान को एक्यूज करता है बैलिस्टिक मिसाइल सप्लाई करने के लिए हिजबुल्ला लेबनान में, जो कि इसराइल के अगेंस्ट वो यूज करते हैं. ओके, सो द प्रॉक्सी वॉर इज ऑनगोइंग. इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं कुछ ऐसे मेंबर्स, राइट? लाइक वी नो फॉर एग्जांपल यूएस ओवर हियर. नाउ ईरान इज सपोर्टिंग सर्टेन फैक्शंस लाइक हिजबुल्ला, जो कि इसराइल में जाके उनके लिए सिक्योरिटी को हैम्पर करते हैं. एंड यस, वी नो अबाउट द डोमेस्टिक पॉलिटिक्स इन यूएस. नाउ अब यहाँ मेन क्वेश्चन ये आता है कि यूएस ने क्यों ऐसा अटैक किया है. दिस इज अबाउट अ बुश एरा प्रीएम्प्टिव डॉक्ट्रिन, राइट? जिसमें ईरान को वो वर्ज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स पर देख रहा है, बिकॉज इट इज आर्ग्यूइंग दैट ईरान इज ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ डेवलपिंग द न्यूक्लियर वेपन्स. सो इट इज द राइट टाइम कि कुछ किया जाए ताकि वो सिचुएशन ना पहुंच जाए, अकॉर्डिंग टू यूएस. दिस इज अकॉर्डिंग टू यूएस, दिस इज देयर assumption. The second is about obviously geopolitical signaling, because ये point है, अब एक conflict चल रही है, right? तो यहाँ पर कौन सबसे ज़्यादा dominance है इस चीज़ को assert करने का, ये एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है, right? And also indirectly इसके through US might be warning Russia as well as North Korea. And definitely हमने global organizations plus mediators, UN mediators, हमने देखा कि they have completely failed over here, because after months of negotiations अभी तक यहाँ पर कोई peace की निशानी नहीं है, राइट? नाउ द बिग क्वेश्चन इज कि अब ये तो हो गया, अब इसका इम्प्लीकेशंस क्या होगा. तो इम्प्लीकेशंस हम दो पार्ट में देखेंगे, बिकॉज यूपीएससी मेंस के पेपर में द इम्प्लीकेशंस आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम टू पॉइंट ऑफ व्यू. ग्लोबली इसका क्या इम्प्लीकेशन होगा, एंड दूसरा इंडिया के लिए हाउ इज इट इम्पॉर्टेंट, राइट? as I mentioned at the beginning of this editorial, right? Now the first is security, energy security, and the second is security of diaspora. एंड थर्ड, इंडिया के और भी प्रोजेक्ट्स हैं ईरान के साथ, फॉर एग्जांपल चाबहार प्रोजेक्ट, राइट? जो कनेक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट है सेंट्रल एशिया के साथ. तो इट इज़ पॉसिबल दैट अगर एक कंट्री, राइट, इट इज़ अनस्टेबल, तो हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि हमारे प्रोजेक्ट्स स्मूथली चलेंगे. एंड वी ऑल्सो नीड टू सी दिस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ चाइना ऑल्सो, राइट? चाइना इज प्रोग्रेसिंग ऑन द सीपैक एस्पेक्ट, राइट? सो इंडिया कैसे प्रोग्रेस कर रहा है अपने चाबहार, विच वॉज पोज्ड एज एन ऑल्टरनेटिव टू सीपैक, राइट? So first is regional polity and security. Definitely अब यहाँ पर एक full blown war का risk है, right? जो already fault lines थी, possible है कि वो और further deepen हो जाएंगे. Next, globally हमने देखा कि Strait of Hormuz जिससे 20% oil supplies pass हो रही हैं, so we can expect an inflationary pressure, right? Inflationary pressure तो होगा ही, और plus India जैसी countries के लिए जो कि around 80% अपनी crude oil import करती है, उसके रुपये पे effect होगा, right? We can expect a depreciation. And what is going to happen? अगर depreciation होता है, you can impact on the exports plus the imports, right? Current account पे हमारे impact होने वाला है. Next, this shows also the failure of the, it actually undermines, right? IAEA क्या कर रहा है, NPT क्या कर रहा है? Because it all boils down to one fact कि जब military power की बात आती है तो सब कुछ military power के through handle हो रहा है, right? Then IAEA, where was it
कहाँ था ये? ओके, इसने क्या अचीव किया या एनपीटी के थ्रू क्या अचीव हुआ अभी तक? So it raises a big question mark on these agreements, and then it's going to again raise mark questions on the other organizations as well कि उनका क्या रोल होता है यहाँ security ensure करने में. And the other geopolitics multipolarity के एंगल से अगर मैं देखूं तो यूएस का इन्वॉल्वमेंट अगर मैं इसराइल के साथ ज़्यादा देखती हूँ, सो इट्स पॉसिबल दैट रशिया और चाइना की जो एक्सेस है वो फर्दर कंसोलिडेट हो जाएगी, राइट? सो इट्स इम्पॉर्टेंट नाउ वी अंडरस्टैंड कि इंडिया के लिए क्या implications होंगे. डेफिनेटली oil prices में surge we can expect, right? As for example, Brent crude oil prices, they already spiked to $102 per barrel, right? And definitely इसका impact global consumers पर, common consumers पर कितना होगा? Food inflation is going to get affected, right? Next. Now, the other aspect is about the global maritime trade because अगर Strait of Hormuz से चीजें पास नहीं हो पाएंगी तो it had to go through Cape of Good Hope. Okay, you can understand कि Cape of Good Hope से अगर वो पास हो रही है, so it increases the distance by a significant distance. Okay, distance increase हो रहा है, cost increase होगी. Now you can imagine, right? So here it was. Okay, things could have been passed through these, right? Now it has to go through these long distance. Okay, so insurance premiums, etc., would also be a problem. Now, implications for India: energy security would be threatened because India over 60% of its crude oil import करता है from the West Asia, right? It's also going to impact the current account deficit as well. Okay, and हमारे जो projects हैं ईरान के साथ, for example, चाबार project, international north south transit corridor, right? तो हमारी connectivity जो है Central Asia से, that is going to be impacted. हम ये नहीं assume कर पाएंगे कि हमारे projects उतने ही properly smoothly चल सके. Okay, so it's important. अब important ये है कि इस चीज का solution क्या है, right? So definitely India has called for an immediate de-escalation. It's time, right, कि इंडिया अपनी एनर्जी सप्लाईज को डाइवर्सिफाई करे. ओके, यू ऑल्सो नीड टू मूव बियॉन्ड द मिडिल ईस्ट. हमें रशिया पे भी थोड़ा देखना होगा, ब्राजील, वेस्ट अफ्रीका हमें यहाँ पर देखनी होगी. वी ऑल्सो नीड टू इंश्योर दैट JCPOA की डिप्लोमेसी फिर से रिवाइव हो, वो टॉक्स फिर से बिगिन हो उन कंट्रीज के बीच में, राइट? सो वी कैन एक्सपेक्ट अ 4-point solution. Immediate de-escalation. Second is about immediate de-escalation is the first thing, right? And the second thing is about we need to mediate. Okay, we need to mediate between the countries as neutral stakeholders. Okay, we need to ensure कि जो countries involved हैं वो आपस में mediate करें. Okay, they find a peaceful solution for it, right? Okay, so with this we have got that diplomacy is the way forward. Okay, military way is definitely is not the solution. Military is not the solution. Diplomacy is the way forward for this. Okay, India एक ऐसी कंट्री है जिसके रिलेशंस ईरान के साथ भी अच्छे रहे हैं और इसराइल के साथ भी अच्छे रहे हैं. सो आई थिंक दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया, ओके, टू इंश्योर दैट दोनों कंट्रीज के बीच में एक स्मूथ मेडिएशन हो एंड इंडिया कुड again display its regional diplomacy in the region, right? So we got an idea. Okay, हमने देखा कि issues क्या है, क्या reasons है, and what are the potential solutions. Okay, now your task is to understand that because यहाँ से एक mapping based question हो सकता है. Strait of Hormuz का हमने देखा. What are the countries that is surrounding Strait of Hormuz? As you can see, आपको ये portion map में study करना है. कौन-कौन सी countries Strait of Hormuz को surround करती है? Tell me in the comment box, okay, and tell us what you liked about it. Do you want any changes to it? Any suggestions? It's welcome, right? So thank you. That's it for today. Thank you.